बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान और आज हम जो है वो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं, व्हाट मींस सोर्सेज। सोर्सेज से मुराद ये होता है कि हम किसी चीज़ को कहाँ से हासिल करते होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है वो प्लांट्स, एनिमल, इनसे तो हासिल करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ जरिए हैं जिनसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। उसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है कोयला। अब कोयला बना कैसे कि ये कंसीडर किया जाता है कि आज से हजारों साल पहले, तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो था ना, कि जो दरख्त होते थे ज़मीन पर और जो बड़े बड़े जो थे जानवर थे जैसे डायनासोर वगैरह, तो ज़मीन पर बहुत सारे ज़लज़ले आए जिससे ज़मीन फटी और वो दरख्त और जो डायनासोर वगैरह थे वो उसमें दफन हो गए। तो जब वो नीचे गिरे तो ऊपर से ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए बारिशें हुई, तो वो ज़मीन की जो मिट्टी थी ना उसने उन गड्ढों को भर दिया। अब देखें कि जब ये तह लग गई, ये कह लें कि ये कोई प्लांट या कोई एनिमल का जो है वो एक बाकियात पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर मिट्टी इस तरह आ गई, बहुत सारी जो है ना तहें बढ़ गई मिट्टी की। अब जमीन की कोर में जो होता है ना वो होता है मैग्मा, जिसको हम लावा कहते हैं। जमीन के अंदरूनी वो बहुत गर्म होता है, तो वो नीचे से गर्मी प्रोवाइड करता था, ऊपर से जो था मिट्टी का प्रेशर था। तो जो प्लांट्स या जो एनिमल के जो डेड बॉडीज थी ना वो जल गए, लेकिन जली इस तरह के धुआं ना निकला, क्योंकि जलने धुएं के लिए जो है वो चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में लकड़ी को जलाते हैं तो फिर जो है वो धुआं बनता है, लेकिन अब तो ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ ये कि वो जले, लेकिन इस तरह जले कि धुआं ना निकला, बल्कि वो जलकर कोयले में चेंज हो गए। अब इस तरह इस प्रोसेस को तकरीबन 500 मिलियन साल लगे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को 500 मिलियन साल लगे हैं। तो इससे फिर हम जो है वो, अब कोयला हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। एक होता है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन में हमने क्या करना होता है कि कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में हम गर्म करते हैं। अब देखिए, अगर हमने कोयले को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में गर्म किया ना तो वो तो जल जाएगा। तो इस वजह से हम जो है वो उसको हवा की गैर मौजूदगी में जो है वो गर्म करते हैं, तो हमें बहुत सारे कंपाउंड्स फिर मिलते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम है, जो जमीन से जो है वो ऑयल वगैरह निकलते हैं। और इसी तरह एक और सोर्स हमारे पास है नेचुरल गैस, जिसमें 85% तकरीबन मीथेन होती है। इन सोर्सेज के यूजेस और ये कैसे हासिल किए जाते हैं, और जो है ये पाकिस्तान में जो है वो इनका क्या जो है वो स्कोप है, या किस तरह से इसको मजीद जो है वो साइंटिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि क्या करें। तो इन सारी बातों को अब हम स्लाइड शेयर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है वो मैंने आपको बताया कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने पढ़ना है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कौन कौन से। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पहले नंबर पे हम प्लांट्स एंड एनिमल, अभी भी हम जो है वो प्लांट्स और एनिमल से बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते होते हैं। ठीक है, दूसरा सोर्स है कोल, फिर जो है वो नेचुरल गैस, फिर जो है वो पेट्रोलियम। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वी गेट, हम प्लांट्स और एनिमल से क्या क्या चीजें गेट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी हम देखें ना खुराक वगैरह उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं। वेजिटेबल्स जो है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। ऑयल्स जो है वो हम प्लांट्स और एनिमल दोनों से हासिल करते हैं। डाइज इस तरह जो है वो रंग मुख्तलिफ किस्म के वो हासिल करते हैं। कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है, वो हम प्लांट से हासिल करते हैं। अब डिके ऑफ एनिमल एंड प्लांट गिव पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारा जो सबसे बड़ा सोर्स है वो प्लांट और एनिमल है, ना कि जिंदा, बल्कि उनका भी जो जमीन में दफन हो चुके हैं। सबसे पहले है कोल। कोल क्या है, कोल किस तरह बना। कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ द रिमेन्स ऑफ ट्रीज अंडर द अर्थ सम 500 मिलियन ईयर अगो ड्यू टू हाई प्रेशर, टेम्परेचर, बैक्टीरियल एंड केमिकल डिके। अब देखिए, सबसे पहले जो जमीन में दफन हो चुके, जो मैंने आपको पहले बताया, तो जमीन में दफन होने वाले जो प्लांट थे वो डेड प्लांट था, उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल डिके हुआ, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये पीट में चेंज हो गया। पीट क्या है, ये कोयले की सबसे घटिया किस्म होती है। इसमें जो है वो कार्बन 59% होता है। क्योंकि अब आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है,
कि जो कार्बन की क्वालिटी की डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने % कार्बन मौजूद है। जिस कोल में सबसे ज्यादा कार्बन मौजूद होगी, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। तो फिर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से वो लिग्नाइट में चेंज हुआ जिसमें 69% कार्बन है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई प्रेशर से जो है वो बिचुमिनियस में चेंज हुआ। ये लफ्ज बिचुमिनियस पढ़ना आपने, बिटुमिनियस नहीं पढ़ना, बिचुमिनियस। बिचुमिनियस से फिर वो 79% कार्बन है। फिर हाई प्रेशर और फिर जो है वो एंथ्रासाइट में। अब आप सोचेंगे कि ये कार्बन आहिस्ता आहिस्ता आ कहां से रहा है, असल में आ नहीं रहा। जो इंप्योरिटीज है वो कोयले को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ती जा रही है, ठीक है। जैसे सल्फर हो गया, लेड हो गया, ठीक है। इसी तरह रेत के जर्रे कुछ, क्योंकि जमीन के अंदर ये सब कुछ बन रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इससे दूर होते जाते हैं जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रेत पानी में बैठ जाती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक कोल की टाइप्स है। अब यूजेस हम कहाँ कहाँ कोयले को यूज कर सकते हैं। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। सबसे पहली बात ये कि ये फ्यूल का बहुत बड़ा सोर्स है। इट्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन गिव मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट गिव कोल गैस, कोल टार एंड कोक। इससे फिर आगे ये जो कोल गैस है, कोल टार है और कोक है, इससे फिर हम आगे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो कार्बन की हमने करनी है, किस तरह, सिर्फ हीट करना है और हवा नहीं देनी, क्योंकि हवा देंगे तो ये फिर जल जाएगा, ठीक है। फिर द डिस्टिलेशन कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसको आप जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ये जो हमने कार्बोनाइजेशन भी की है। तो कोल टार कंटेन मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर ये एक प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इसमें भी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के, बल्कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो है वो हम बहुत सारे इससे फिर कंपाउंड हासिल करते हैं। करते यही है, हम इसको हीट अप ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हैं, तो ये दो जिसमें यहाँ डिस्कस है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द पावर जनरेशन स्टेशन। ये जितने भी कोल पावर प्लांट लगे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ठंडे पावर प्लांट, बल्कि कोल पावर प्लांट का मतलब होता है कि कोयले को आपने जलाकर उससे बिजली हासिल करनी है, ठीक है। तो ये जो है वो, अब कोल इन पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त कितना कोयला है जी। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो है वो पाकिस्तान का बताता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन जो है वो सोना पड़ा, इस वक्त जो है वो कोयला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अबाउट 80% ऑफ दिस कोयला, अब देखिए इतना जितना हम डेली का कोयला निकालते हैं ना, उसमें जो है वो 80% कोयला जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेक ब्रिक्स यानी कि भट्टों पे ईंटें निकालने के काम आ रहा जाता है। मतलब 80% कोयला हम सिर्फ और सिर्फ भट्टों में ईंटें निकालने के लिए जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू भी यूज होते हैं, जैसे सर्दियों में जो है वो कोयले जलाए जाते हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर जो है ना कोल को इंडस्ट्री में भी जो है वो अप्लाई करना चाहती है, क्योंकि इतना ज्यादा कोयला पड़ा हुआ है कि तकरीबन सैकड़ों साल तक जो है वो चलता रहे। तो इसलिए जो है वो फिर गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है वो हम बनाएं, ताकि कोयले को जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो एनर्जी क्राइसिस के दौर से जो है वो गुजर रहा है। नेचुरल गैस, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। इट कंसिस्ट 80 to 85% मिथेन, रेस्ट ऑफ अदर्स। इसमें 85% जो है वो मिथेन होती है और कुछ बाकी दूसरी गैसेज होती हैं। तो ये भी जो है वो ऑर्गेनिक की डीकम्पोजिशन से जो बनती होती है। अब यूजेस इसके क्या है, इसके यूजेस देखे कौन कौन से हैं। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन इन सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, क्योंकि ये भी एक फ्यूल का बहुत अच्छा सोर्स है, सस्ता भी है, ठीक है। तो इट इज यूज एज फ्यूल इन द जनरल इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री लगा ले, यानी कि जितनी भी फैक्ट्री है उन सब में जो है वो इस्तेमाल होती है। इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अब घरेलू गैस भी तौर पर, सुई गैस के तौर पर जो है ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ द मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल की जो है वो आप जो साफ सुथरी हालत है उसको आपने क्या कह देना है कि पेट्रोलियम है। तो अब ना आपने ये चीज ध्यान में रखना, मिनरल ऑयल वही होता है जो जमीन से निकालते हैं। तो जब जमीन से तेल निकालते हैं तो वो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ उससे एक काम आप ले सकते हैं, आग जला सकते हैं, बस, उससे आप और कोई काम ले नहीं सकते। तो जब आप उसको रिफाइन कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए गुजार लेते हैं, जिसमें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो उसके बाद फिर हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल, जो कि फिर हवाई जहाज़ों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कि एक लिक्विड से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उसके कंपोनेंट, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उसके इज्जा को जो है वो अलग-अलग करना,
बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो उससे हमें क्या क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, पेट्रोलियम मिलता है, ईथर मिलता है, नेफ्था मिलता है, जिससे फिर हम जो है वो बेंजीन वाले कंपाउंड हासिल करते हैं, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स यानी कि ये जो पॉलिशिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ग्रीसेस, ये सारी की सारी जो है वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो है वो चीज़ें मिलती होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इन्वॉल्व एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, सारे के सारे जो हैं ये जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शन है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो फूड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ईटीसी आर ऑर्गेनिक। जो हम खाना खाते हैं तकरीबन ये सारे का सारा ऑर्गेनिक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड क्लॉथिंग। कपड़ों तक में, मेडिसिन में जो है तकरीबन सारी मेडिसिन जो है वो ऑलमोस्ट सारी जो है वो तकरीबन 99% जो है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वार्निशेस, फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट, ये जो सर्फ सोडेगार हमारे होते हैं, कॉस्मेटिक जो है मेकअप का सामान। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अब एक वाटर प्रूफ मेकअप भी आया हुआ है जिस जो पानी से जो है वो धुलता नहीं होता। ठीक है। तो वो भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके किया गया। डाइज, ये जो रंग करवाते हैं आप कपड़ों वगैरह को, ठीक है, अब आप देखते हैं कि कुछ कपड़ों को जो है वो रंग उतरते ही नहीं है, तो वो बेसिकली ऑर्गेनिक ही कंपाउंड को यूज करके बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निकाल देते हैं तो जिंदगी ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से जो है वो स्टडी करें। अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब